प्रयागराज में लगे माघ मेला के भ्रमण के दौरान हम आए हैं एक योग साधनालय, एक योग शिविर में, जहाँ पे हमें मिले हैं इनके संचालक। आइए उन्हीं से बात करते हैं, कुछ योग से जुड़ी बातों को लेकर परिचर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे योग को समझने की। तो पहले महाराज जी आपका स्वागत है। महाराज जी पहले अपने बारे में और अपने संस्थान के बारे में कुछ बताइएगा। मैं डॉक्टर चैतन्य 1 मार्च 89 को अयोध्या में श्याम साधनालय इस नाम से योग साधना का कार्य प्रारंभ किया। वो इसलिए किया कि 1985 में मैं बीके साइंगर की कक्षा में गया। मैं 38 साल का था और बीके साइंगर 68 साल के थे। मैं भी योग सिखाता था, वो सिखा ही रहे थे, पर मैंने अनुभव किया उनकी पहली कक्षा में कि मुझसे 10 गुना से ज़्यादा उनको जानकारी है और उनके शरीर में 10 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी है मुझसे, और मुझे ये बहुत आकर्षित किया। इसलिए मैं उनसे जब मिला तो मैंने उनसे पूछा कि ये मुझसे तो होता नहीं, आपसे ये कैसे होता है, अब मैं कैसे कर पाऊँगा। तब मुझे उन्होंने एक वाक्य दिया, नेवर मिस योर प्रैक्टिस इवन फॉर ए डे। एक दिन के लिए अभ्यास नहीं छोड़ना। ये 85 की बात थी, पर मैं 1 मार्च 89 को अपने को खाली करके श्री अयोध्या धाम गया और वहाँ से रोज़ योग सिखाने का काम शुरू किया। 1 मार्च 89 से लेकर आज सवेरे भी इस कार्यक्रम का अभ्यास यहाँ किया गया। इसलिए योग के अभ्यास के बाद ही मनुष्य के अंदर क्षमताएं आती हैं। 1 टन ज्ञान की तुलना पे 100 ग्राम अभ्यास ज़्यादा कीमती होता है। इसलिए मैं इसको महत्व देता हूँ और यहाँ प्रयागराज में भी ये अभ्यास का क्रम चलता रहता है। महाराज जी आप बताया, जैसे आपने बताया अयोध्या से आप हैं जो है, और आप 1985 से योग साधना में लीन हैं जो है। मैं पहले आपके बारे में जानता, आपका नाम क्या था, अयोध्या में क्या थे आप, क्या करते थे? मेरा नाम गयाबशाद मिश्र था और मैं 1970 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक था। यहीं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ता था यहीं से, और मैं प्रचारक निकला। तो 70 में से मैं कई जगह, गोंडा ज़िला, कानपुर ज़िला, गोरखपुर ज़िला, फर्रुखाबाद विभाग, इस तरह करके 15 वर्ष में डायरेक्ट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के काम में था। बाद में मैं 1 साल विद्यार्थी परिषद का प्रदेश संगठन मंत्री था, और फिर मैं योग के लिए 6 वर्ष विद्या भारती में योग शिक्षा प्रमुख था। लखनऊ में मेरा हेडक्वार्टर था। तो इस तरह मैं योग के चर्च में था। सन 70 में जब प्रचारक निकला तो मेरे जो प्रचारक थे, जिला प्रचारक, मैं तो तहसील प्रचारक होकर गया था, तो वो 48 साल के थे। उनके सारे दांत गिर गए थे, उनका स्वास्थ्य दर्शनीय नहीं था। मैं बहुत संकट में आ गया कि ये कैसा होगा, पर फिर उनसे बातचीत पे लगा। उन्होंने कहा कि आप स्वस्थ होकर दिखाइएगा तो देखूंगा मैं। तो मैंने कहा दुनिया में कोई स्वस्थ होने की विधा होगी तो मैं उसको ज़रूर आजमाऊंगा। और मैं पहले जो अभ्यास करता था उसमें और नियमित हुआ और मैं अभ्यास करना शुरू किया। तो संघ के प्रचारक के साथ साथ योगाभ्यासी होकर मैं विख्यात हो गया। 74 में नागपुर में योग का विषय आ गया शारीरिक, तो उसका मैं इंचार्ज हुआ और वो काम मेरे पास परमानेंट हो गया। और विषय जो मैं जानता था वो सिखाना बंद करके योगाभ्यास में ही मैं एकाग्र हुआ। तो इस तरह मेरा योगाचार्य इस नाते विकसित हुआ। और नागपुर जैसा मैंने चर्चा किया, वहाँ 20 प्रांतों के लोग थे उस समय, प्रांत भी 20 ही थे। तो उन 20 प्रांतों से जो लोग आए थे 1000 करीब, उनको सबको मैं योग सिखाता था। इसलिए 1974 में ही मैं ऑल इंडिया योग का प्रशिक्षक हो गया और तब से मैं लगातार इस काम को करता हूँ। अच्छा महाराज जी, ये तो आपने बताया पुराना था जो है। अभी की बात करें जो है, तो आज के दौर में या व्यक्तिगत जीवन में जो है, जो इतनी भागम भाग है, उसमें योग की क्या अहमियत है? मतलब अगर बात की जाए जो है, लोग कहते हैं योग का समय नहीं दे पा रहे हैं, आज की लाइफ कितना तनावपूर्ण है, आप देखते होंगे जो है, तो उसमें योग की मतलब कैसी भूमिका है?
आपने स्वयं बताया कि आजकल भागम भाग की ज़िंदगी है, तो शायद ही कोई बीमारी से बचता हो। तो जितने लोग व्यस्त हैं उनमें से अधिकांश व्यस्त कम रहते हैं, पस्त ज़्यादा रहते हैं। और इसलिए उनको ये व्यस्त रहें, काम करें, इसके लिए वो जो एक मुख्य बात है उनका स्वस्थ रहना, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब छोड़ के इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा मैं करता हूँ। जो भी स्वस्थ होना चाहे उसे करना ही होगा, और फिर वो जो काम भागम भाग का है वो बहुत इत्मीनान से हो जाएगा। तो वो इत्मीनान से काम नहीं करना चाहते, इसलिए अभ्यास नहीं करते। और योग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपकी भागम भाग जिंदगी को राहत दिया जा सके। अभ्यास से छुट्टी नहीं होती, और अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, भागम भाग समाप्त होगा, हम रिजल्ट ओरिएंटेड भी काम कर सकेंगे, और हम प्रॉस्परस होंगे, देश भी प्रॉस्परस होगा। अच्छा, आपने कहा कि ज़िंदगी जो अस्त है, उसको व्यस्त है, उसको पस्त होने से बचाने के लिए जो है योग का बहुत बड़ा योगदान है आज के मौजूदा दौर में। अगर हम चूँकि किसी के पास इतना समय नहीं है आज की भागम भाग ज़िंदगी में, अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति को मिनिमम या कम से कम कितने योग करने चाहिए, सूर्य नमस्कार हो गया, ऐसे 4-5 योग आप जो है जो लोगों को बताना चाहें कि कम से कम ये 4 योग या ये 5 योग आप करो तो आपके जीवन में तनाव या जो मानसिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, उससे आपको मिलेगा। वो योग कौन से होंगे? मैं तो एक ही सूर्य नमस्कार के लिए रिकमेंड करता हूँ। उसमें 7 आसन आते हैं, उन 7 आसनों को 100 बार करें तो लगातार वो स्वस्थ रहेगा। और उसमें आधा घंटा समय लगता है। आधा घंटा भी समय नहीं है तब तो फिर योग के लाभ नहीं ले सकता, और रेगुलर समय चाहिए। इसलिए कम से कम करना या ज़्यादा से ज़्यादा करना ये कोई विषय नहीं है, रोज़ करना। कम करें, रोज़ करें तो ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा करें, कम दिन करें तो लाभ नहीं होगा। इसलिए जैसे ही योगाभ्यास शुरू करता है आदमी, यहीं पर ये बैतूल के बैठे हुए हैं, अनेक लोग बैठे हुए हैं, तो आरफंड बॉय से लेकर और सर्विस करने के बाद इनको दूसरों को सिखाने के लिए समय मिल जाता है। तो इसलिए ये जो समय नहीं मिलता, समय मेरे पास नहीं है, यही बीमारी है, इसको हल करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव काम करना शुरू करें तो समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। एक समय अगर हमारे पास जो समस्या है उसी को हम हल करना शुरू करें, तब तक दूसरी समस्याएं रुकी रहेंगी, और जब ये हल हो जाएगी तो दूसरी हल सकेंगी। जैसे जैसे हमारी समस्याएं हल करना शुरू हो जाएगा, वैसे हमारे पास ये ताकत आ जाएगी कि मैं समस्याएं हल कर सकता हूं। जैसे मैं समस्याएं हल कर सकता हूं, मजबूत होता हूं, तो समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। कमज़ोर आदमी के पास ज़्यादा समस्याएं होती हैं, दमदार आदमी के पास समस्याएं नहीं होती। एक आदमी खड़ा होता है, समस्याएं सब हल होती हैं, और 100 आदमी खड़े होते हैं, उनकी समस्याएं पूरी नहीं होती। इसलिए एक आदमी को दमदार बनाना है, समस्या रहित बनाना है, और उसका बहुत सरल तरीका है जो श्रीमद् भगवद गीता में है। निस्वार्थ दूसरों की सेवा करें, सब समस्याएं हल हो जाएंगी, और व्यक्तिगत अपने मतलब का काम करें तो बहुत समस्याएं बढ़ जाएंगी। आपने कहा था सूर्य नमस्कार में 7 आसन आते हैं जो है, अगर उन 7 को हम संक्षिप्त में जानना चाहें जिससे एक लोग जागरूक हो सकें, जो लोग अपने तनाव को कम कर पाएँ जो है। और अभी हम अंदर जब आपके आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तो हमने देखा आपको एक नया सूर्य नमस्कार को लेकर कार्यक्रम भी आपने शुरू किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सूर्य नमस्कार में जो 7 आसन होते हैं, खड़े होकर किया जाने वाला ये व्यायाम है। आजकल बहुत से 50 साल के ऊपर एक घुटना, एक टखना, एक उंगली, कमर, एक कूल्हा, एक कंधा, ये सभी का दृश्य हो गया है। आप चलें यहाँ माघ मेले में देखें, 50 साल का आदमी है तो मैं बता दूंगा ये कहाँ से गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए उसका स्वास्थ्य शरीर अगर पोस्चर डिफेक्टिव है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। ये सूर्य नमस्कार इसलिए किया जाता है कि इसमें एक खड़े होकर ताड़ आसन होता है, तो ताड़ आसन में फिगर ठीक रहती है, और उसके कंधे, हिप्स, एड़ियाँ सब पैरेलल होती हैं, और इस कारण से सूर्य नमस्कार को चुना भी गया। और आज सबसे बड़ी बीमारी है, 50 वर्ष के बाद कोई न कोई शारीरिक बीमारी उसको होगी ही होगी। अगर और वैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो 40 से और पहले से शुरुआत हो जाती है। तो अगर हमारी ये चीज़ ठीक करना है तो ताड़ आसन करना है। ये 100 सूर्य नमस्कार के लिए जब लोग आते हैं, तो अभी मेरा एक छोटा भाई आया था, उसे घुटने में प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा तुम आधा घंटा खड़े रहो, इसी में स्वस्थ हो जाओगे। ऐसा उसने किया 4 दिन। 4 दिन के बाद यहाँ से अपने आप पैदल गया, और वो
तय करके गया मैं इसे करूँगा। तो इसलिए खड़े होकर जो किया जाता है वो ताड़ासन है। नंबर 2 सूर्य नमस्कार की जो स्थिति होती है वो उत्तान आसन की है। एड़ी से लेकर कंधे तक पीछे जो रोग होते हैं, रीढ़ की हड्डी, कमर, हिप्स, घुटने, वो सब हल करता है और ब्रेन को सूदिंग करता है, ब्रेन को रक्त भेजता है। तीसरा आसन है एक पाद प्रसरण आसन। किडनी है, पैंक्रियास, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेट का हिस्सा है, लीवर है, इन सब को 3 और 8 2 बार ये आता है, वो स्वस्थ करता है। तो इसलिए 3 और 8 तीसरा एक पाद प्रसरणासन कहा जाता है। चौथा है चतुरंग दंडासन। हाथ आजकल कमज़ोर हो गए हैं, तो दोनों हाथ और दोनों पैर के पंजे में बैलेंस करना और 1 मिनट आधा मिनट, तो इसलिए उससे वो हाथ मजबूत हो जाते हैं, उंगलियां ठीक हो जाती हैं। और 5 में साष्टांग प्रणाम आसन है। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, छाती और माथा, दोनों हथेलियाँ, ऐसे 8 अंग ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन को स्पर्श करते हैं। तो ये साष्टांग प्रणाम आसन है। ये रिब केज ज़मीन पर रहता है, इसलिए हार्ट को फ्री करता है, विश्रांति भी देता है और हाइपरटेंशन के खिलाफ है। इसलिए वो, और नम्र आदमी ही ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है। दंभी अहंकारी आदमी, उसको हार्ट अटैक जल्दी होता है। 6 जो उसके बाद है वो ऊर्ध्वमुख श्वान आसन है। दोनों पैर के पंजे पीछे रहते हैं, कमर आगे और ऊपर देखें, तो ये ऊर्ध्वमुख श्वान आसन है। तो इससे जो है रीढ़ की हड्डी के नीचे कॉनकेव जो पोर्शन है आगे वाला, वो स्ट्रेच होता है। यही गड़बड़ी होती है। आदमी बैठकर चलता, बैठकर खाता है, बैठकर चलता है, बैठकर सब काम करता है, तो वो सामने झुका रहता है। और इसलिए रीढ़ की हड्डी का जो सामने वाला पोर्शन है कॉनकेव, इसको स्ट्रेच होना ज़रूरी है हेल्दी होने के लिए। और इस कारण से उसको ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जाने पर शरीर को वो स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद है अधोमुख श्वानासन। हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट, ब्रेन की बीमारियां साथ में जो अधोमुख श्वानासन है उससे दूर होती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, जो विश्व के प्रसिद्ध योगाचार्य हैं, इन आसनों के जो लाभ लिखे हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये सूर्य नमस्कार में होते ही हैं, इसलिए लाभ वहीं से बता रहा हूँ मैं। और इससे अनेक लोग लाभ हैं, अनेक लाभ हैं। ये डायबिटिक है, मोटापा है, ये रोग टिकेंगे नहीं 3 से 6 महीने के अंदर। अब रोज़ करना होगा। तो ये 7 आसनों मैंने चर्चा की। 7 आसन है, 3 आसन दोहराए जाते हैं। 10 पॉइंट सूर्य नमस्कार यहाँ करते हैं। तो 7 के बाद 8 में 3 को दोहराना है, 9 में 2 को दोहराना है, 10 में 1 को दोहराना है। तो ये सूर्य नमस्कार की विभिन्न आसनों की फ़ायदे और लाभ मैंने बताया आपको। महाराज जी, आपने इतना कुछ बताया योग के बारे में, और जो आप एक मुहिम चला रहे हैं सूर्य नमस्कार को लेकर, जो आपने शुरू किया है, आशा करते हैं उससे लोग लाभान्वित होंगे और अपने जीवन को ऊर्जा में बनाते हुए प्रशस्ति पथ पर आगे बढ़ेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद, सुनने वालों को, देखने वालों को भी धन्यवाद।